क्वेश्चन नंबर 136 दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई 40 cos kz minus 6 into 10 to the power 8 t, where Ez and t are in voltmeter, meter and second. The value of wave vector k. मेरे को वेव वेक्टर k की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना, मेरे को तरंग सदिश का मान निकालना है। तो k इक्वल टू आपको पता है 2 पाई बाय लेमडा होता है, और आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। तो यहाँ पे v हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी c बाई एफ। यहाँ पुट करेंगे k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा की जगह पर रख देंगे c बाई एफ, एफ चल जाएगा ऊपर, तो ये बन गया ओमेगा। तो आज से ये भी याद रख सकते हैं k इक्वल टू ओमेगा बाई सी। और आपको बताया भी था वेव्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, ओमेगा बाई के होती है। तो वहाँ से अपन डायरेक्टली कर सकते थे, पर मैंने आपको बता दिया कैसे आया है। तो ओमेगा आपको गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। योर आंसर इज 2। तो आंसर आ गया 2 मीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल in the shape of a cube is determined by measuring the three sides of a cube and its mass if the relative errors in the measuring of mass and the length। अब देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्यू की डायमेंशन मैंने मान ली a, तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया a क्यूब। तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m बाई एम प्लस 3 डेल्टा a बाई ए। तो अपने को एरर बतानी है डेंसिटी मेजरमेंट में। तो यहाँ पे मास, द्रव्यमान के अंदर सापेक्ष त्रुटि दे रखी है 1.5 और लंबाई के अंदर त्रुटि दे रखी है 1। तो घनत्व निर्धारित करने में अधिकतम त्रुटि होगी। तो घनत्व क्या हो गया, द्रव्यमान बटे में आयतन। घन का आयतन होता है, घन की साइड अगर मैं मान लेता हूँ a, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। तो ये कितना हो गया 1.5 प्लस 3 इंटू 1, तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू 4.5। तो प्रतिशत में आ जाएगा 4.5 है ना, तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। लेंथ में जो है वो 1% रख दिया, 3% हो गया, प्लस 1.5 दैट इज 4.5%। आंसर आ गया। ठीक है, आउटपुट वाई ऑफ लॉजिक गेट सर्किट बताना अपने को। ठीक है, लॉजिक सर्किट, ठीक है ना। तो ये ए है, तो ये हो जाएगा ए बार, ये ए बार यहाँ तक जाएगा, ये बी है, तो ये ए बार है। ठीक है, ये ए बार, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ पर आगे तक जाएगा और ये हो जाएगा ए बार डॉट ए बार प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी। ए बार डॉट ए बार ही हो जाएगा, प्लस ए बार डॉट बी। ए बार कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस बी, और 1 में कुछ भी जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा। ए बार इंटू 1 दैट इज ए बार। तो ये आ गया। ठीक है, फिर से देखो क्या किया, ये ए था, ए बार हो गया, ए बार यहाँ तक गया। ठीक है, ये ए बार गया बी, यहाँ पर क्या हो गया ए बार प्लस बी, यहाँ पे डॉट हो गया ए बार डॉट ए बार। ठीक है, आपको पता है क्या, ए बार डॉट ए बार होता है। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट ए तो ए ही होता है, तो वैसे ही ए बार डॉट ए बार होता है। यहाँ से फिर है ना, फिर ए बार कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस बी, 1 प्लस कुछ भी करेंगे तो वो मैक्सिमम 1 ही रहता है। ठीक है, 1, तो ये आ गया ए बार। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 25 वाट एंड 200 वोल्ट, 25 वाट एंड 200 वोल्ट का बल्ब दिया है और 100 वाट 200 वोल्ट का दूसरा बल्ब दिया है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सोर्स दिया हुआ है आपका 400 वोल्ट। ठीक है, विच बल्ब विल फ्यूज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का रेजिस्टेंस मान लो R1, तो R1 होगा V स्क्वायर, मतलब 200 गुना 200 बटे में
25, यहाँ का होगा R2 दैट इज 200 गुना 200 बटे में 100। तो न्यूमरेटर तो यहाँ पर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर तो यहाँ पर सेम है, डिनोमिनेटर कम तो ये ज़्यादा, और न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा तो ये कम। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2 है। इफ़ अगर यहाँ पर हम बोलते कि R1 बराबर R2 होता, ऐसा सोचते हैं कि अगर ये R1 और R2 बराबर होते तो ये 400 का बराबर बराबर यहाँ पे डिवाइडेशन होता, कितना, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, और ये कितना, ये बियर कर सकते हैं 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, तो ये सेफ रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, R1 R2 बराबर नहीं है, बराबर होते तो बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि V इक्वल्स टू IR है, सीरीज में करंट सेम रहेगा तो V प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब ज़्यादा रजिस्टेंस पे ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा रजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर ड्रॉप बराबर होते तो 200 200 बांट लेते। अब यहाँ पर V1 जो होगा वो 200 से ज़्यादा होगा और V2 जो होगा वो 200 से कम रहेगा, तो V2 200 से कम रहेगा तो ये तो सेफ है, 200 तक झेल सकता है, और ये 200 से ज़्यादा रहेगा तो यह 200 से ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फ्यूज़ हो जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे सोचो थोड़ा सा, 400 वोल्ट अगर रेजिस्टेंस बराबर देते तो बराबर बराबर बांट लेते 200। अब कोई ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ड्रॉप आएगा उसके अक्रॉस, तो ज़्यादा ड्रॉप आएगा तो 200 बियर कर सकता था, 200 से ज़्यादा ड्रॉप आएगा, बराबर होते तो बराबर बांट लेते हैं। अब ये बराबर नहीं लेते हुए ये बराबर आधे से ज़्यादा लेगा और ये आधे से कम लेगा, आधे से कम मतलब 200 से कम, तो ये सेफ रहेगा, ये 200 से ज़्यादा तो ये फ्यूज़ होके ही रहेगा। समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया है, श्रेणी क्रम में दो बल्ब दिए हुए हैं, दोनों के प्रतिरोध को हमने तुलना कर ली, जो ज़्यादा प्रतिरोध है उस पर जो विभवांतर होगा वो ज़्यादा होगा, जो कम रेजिस्टेंस है वहाँ विभवांतर कम रहेगा। तो यहाँ 200 से कम, बराबर होते तो बराबर बांट लेते 200, जो ज़्यादा है वो 200 से ज़्यादा विभवांतर आएगा, जो कम है वहाँ पे 200 से कम विभवांतर, 200 से कम विभवांतर पर ये सुरक्षित है और 200 से ज़्यादा विभवांतर पर ये फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस मान लेता हूँ मैं सिलेंड्रिकल, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है इधर होगा, तो यहाँ पर थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिविंग के लिए केस में अपन बात करेंगे, तो फ्लक्स लिविंग क्या होगा, ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये लिविंग फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइन क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और एरिया वेक्टर आपको आउटवर्ड इधर लेना है, तो यहाँ पर थीटा 180 होगा। तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा है कि एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, एंटरिंग फ्लक्स एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, तो ये एंगल 180 होता है, तो ये हो गया ई ए कॉस 180, कॉस 180 क्या, सॉरी हाँ कॉस 180, तो कॉस 180 क्या होता है, -1, तो जो एंटरिंग फ्लक्स है वो क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसने क्या बोला है ना, और आप जानते हैं कि जो जो फ्लक्स नेट होता है वो क्या होता है, चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स अगर देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अब उसने क्या बोल दिया अपने को, एंटरिंग, एंटरिंग फ्लक्स क्या है φ1 और लिविंग फ्लक्स क्या है φ2, तो φ2 को अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे φ2, और एंटरिंग फ्लक्स क्या है φ1, तो उसको लिखेंगे माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो कुल आवेश एंक्लोज्ड है वो आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला था, किसी बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत फ्लक्स प्रवेश करने वाला, तो प्रवेश करने वाला ऋणात्मक होता है, यानी कि प्रवेश करने वाला φ1 है जो कि ऋणात्मक है, और बाहर निकलने वाला φ2 जो कि क्या है, धनात्मक है। तो कुल फ्लक्स में हम क्या करेंगे, धनात्मक माइनस, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो विथ साइन जोड़ेंगे प्लस और माइनस इंटू एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, चार्ज। तो उससे अपने को संबद्ध आवेश निकालना था, ये लिखा भीतर स्थित आवेश किसके बराबर है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज सेम होल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज इक्वल टू, है ना, 2.4 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, डोपिंग SI बाई इम्प्योरिटी, ठीक है, इंक्रीजेस होल डेंसिटी टू, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है, तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या हो गया, Ni²। प्योर के अंदर कितना है, 2.4 10⁻16, Ne तो निकालना है,
और ये हो गया 7.2 इंटू 10⁻²2। तो एन ई इज इक्वल टू 2.4 10⁻16 अपॉन 7.2 10⁻22। इज दैट क्लियर? ये 16 है, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, 1 जा और 3 जा, तो एन ई इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻16 माइनस 22, 16 माइनस 22 इज 6, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3, ये 2.4 है। अच्छा, एन आई स्क्वायर तो मैंने किया नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर देना, तो इसको एक और बार लिख लेंगे यहाँ पर अपन, 2.4 10⁻16। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में, है ना, वैल्यू सही से पुट करना है। तो एक बार और मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। स्क्वायर करना भूल गए थे, तो फिर से ध्यान दीजिए, 2.4 इंटू 2.4 10⁻32 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10⁻22, ठीक है। 16 दूना 32, ठीक है। तो ये कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा 0.8, ठीक है। तो ये हो गया 0.8 इंटू 10⁻10, तो 8 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 18। ए और बी के बीच में विभवांतर 18 है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बेटे? 18, ए और बी के बीच में, वो बना लिया। द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड पे जो चार्ज है वो 30 माइक्रोकुलाम है। तो यहाँ पर विभवांतर कितना हो जाएगा? Q बाई सी, कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो वही 10 वोल्ट यहाँ भी रहेगा, क्योंकि पैरेलल में समांतर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा 10 वोल्ट। अब 18 में से 10 यहाँ चले गया, पैरेलल में तो सेम होता है 10-10, तो 10 मानेंगे इसको 10, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का विभवांतर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आवेश हो जाएगा कितना? 8 पंजे 40, 40 माइक्रोकुलाम यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर 40 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ 30 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ बटेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना आवेश? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 माइक्रोकुलाम, क्योंकि 40 में से 30 यहाँ गया, यहाँ बचेगा 10। तो Q इक्वल टू होता है CV। अगर इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं तो Q कितना आ गया? 10 C, और ये कितना है? 10। तो C आ जाएगा, ये माइक्रोकुलाम में है ना, ये वोल्ट में है, तो ये माइक्रोफेराड में आ जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोकुलाम में चार्ज है। तो आपका आंसर 1 माइक्रोफेराड आएगा। समझ में आ गया होगा आपको? कुछ भी नहीं किया है, इसके ऊपर आवेश दिया था, है ना, ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है? पूरे के अक्रॉस विभवांतर दिया हुआ है। आवेश Q इक्वल टू CV से यहाँ से V निकाल लिया मैंने, Q बाई C करके। पैरेलल में समांतर में विभवांतर समान होता है, तो ये भी 10 हो गया। फिर 18 था तो यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ पे आवेश निकाल लिया। आवेश यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ गया, यहाँ पर 30 है तो यहाँ 10 आ गया। इसके बाद में Q इक्वल टू CV लगा दिया। यहाँ आवेश 10 है, विभवांतर 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस 10, C आ गया 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। दो पार्टिकल्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल चार्जेस आर पोजेसिंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो आवेश है समान गतिज ऊर्जा वाले, है ना, है ना, एक समान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में लंबर जो प्रवेश करते हैं, परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, एंड डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R1 R2 त्रिज्याओं का वृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात बताना है। तो आप जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2m EK बाई QB, ठीक है। तो क्या क्या समान है? गतिज ऊर्जा समान है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इक्वल चार्जेस भी है, समान आवेश भी है, ठीक है। तो R स्क्वायर समानुपाती हो गया M के। तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर, ठीक है। तो M1 बाई M2 क्या हो गया? R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लगाया, गतिज ऊर्जा समान बोली थी, B समान है, Q समान है, तो R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M, तो M1 बाई M2 बराबर R1 बाई R2 का, क्योंकि आपको द्रव्यमानों का अनुपात निकालना था, ठीक है। इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इफ द पोटेंशियल एनर्जी U एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन X इज गिवन बाई, ये दिया हुआ है आपको, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना। आप जानते हैं
कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है, नहीं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर देते है ना। स्थितिज ऊर्जा दी है, हमको संरक्षी बल बताना है तो हमको इसको अवकलन करना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी एक्स अगर हम करते हैं तो ये हो गया 6x प्लस 4, माइनस लगा देंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -6x-4 न्यूटन। ठीक है। यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अंदर मतलब बाहर की ओर, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस मतलब बाहर की ओर, डॉट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी बी नॉट। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है जो कि जेड एक्सिस में है, एक धारावाही तार एक्स वाई तल के अंदर है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तार पी क्यू पर कार्यरत बल होगा। तो हमको है ना, हम पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो हम यहाँ पे इनिशियल से फाइनल का ये लेंथ ले लेते हैं, लेंथ वेक्टर, समझ गए क्या। ठीक है ना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी। तो जो फोर्स है अगर हम देखें मैग्नीट्यूड वाइज तो आई एल बी होता है, तो आई तो आई है, आई तो आई है, लेंथ हम ले लेंगे ए, फिर ए और फिर ए, ये फाइनल लेंथ ले लेंगे। ठीक है, ये देखा था ना आपने कि ऐसा अगर आड़ा टेढ़ा भी वायर है तो हम हमेशा कौन सा लेंथ लेते हैं, ये वाला लेंथ लेते हैं। तो ये कैसा भी जाए इनिशियल से फाइनल का वेक्टर हम लेंगे जिसको हम लेंथ वेक्टर बोलते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a इंटू बी। इन दोनों में एंगल कितना है, करंट इधर है, फील्ड बाहर है, करंट इधर है, फील्ड बाहर है, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, और डायरेक्शन हम अलग से देखेंगे। क्या करते हैं, आई एल क्रॉस बी, करंट की डायरेक्शन में पाम रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, करंट इधर है, बी इधर है, तो डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड। तो अगर वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ में अब मैं लिखूंगा 3a आई बी माइनस जे केप, डाउनवर्ड आया था ना बेटे, ऊपर वाई है तो नीचे क्या होगा माइनस वाई, तो माइनस जे केप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अ वाटर टैंक एट हाइट ऑफ 15 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है। 15 मीटर ऊंची पानी की टंकी, ये टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। ये लो कितने मीटर है, 15 मीटर है। इफ वाटर कमिंग आउट ऑफ होल हिट्स द ग्राउंड 15 मीटर अवे, यहाँ पर कहीं पे होल मान लो, और यहाँ पर 15 मीटर दूर पानी गिरता है जिसको हम रेंज बोलते हैं। इफ वाटर कमिंग आउट थ्रू ए स्मॉल होल हिट्स द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, यदि एक छोटा छेद से पानी निकलकर टैंक के तल से 15 मीटर दूर जमीन पर गिरता है तो टैंक के तल से छेद की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई मेरे को पता करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये और ये दोनों बराबर है तो ये जो है ना, ये आपको पता है ये आरमेक्स होता है, और ये आरमेक्स कब होता है, जब ये हाइट h/2 और ये हाइट भी h/2 होती है। समझ में आ रहा है क्या। तो आपको पता चल गया कि 15 है तो ये 7.5 होगा। समझ में आया क्या। आपने आपने क्वेश्चन किया है, आपने देखा है कि अपन यहाँ पर रेंज मैक्सिमम निकालते थे तो डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच। समझ में ही बात किया, डिफरेंशिएट करते थे तो ये और ये बराबर आता था, और ये कंडीशन थी कि टॉप से h/2 यानी कि बॉटम से भी h/2 पे अगर ये होल है तो जितना हाइट होगा उतना ही रेंज होगा, और ये मैक्सिमम रेंज होगा। और मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब ये हाइट h/2 होती है और ये हाइट मतलब ये मिड पॉइंट पे होल होता है। तो ये हाइट 15 है तो उसने बोला कि होल कितने पे करूँ, तो ये इसका आंसर आ गया 7.5 मीटर। ठीक है बेटा। जब ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये हाफ होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेंज हाइट के बराबर होती है, ये हमने देखा था। और ये कब होती है, जब होल यहाँ पर टोटल हाइट के आधे पर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, देखो वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है, इट इज hc बाई लेमडा थ्रेशोल्ड, और यही आपकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी होती है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट होगा तभी तो ये कम होगा ना, तो ये मिनिमम एनर्जी है ना। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, तो दैट कैन कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सब्सटेंस। ठीक है, तो ये अपने को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इसको अपन ऐसे लगा देंगे, फाई इज इक्वल टू 12,400 लेमडा 1240, क्योंकि नैनोमीटर में 1240 बाई, ठीक है,
लेमडा इन नैनोमीटर। तो ये कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है, 1240, ठीक है, लेमडा इन नैनोमीटर। तो लेमडा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1240/3। तो ये कट गया 4 बार, फिर 1 बार, फिर ये 10 हो गया 3 बार, 0.33 नैनोमीटर में आंसर आ गया। तो लगभग पूछा है तो अपन ये लगा देंगे 414। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नाउ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अपन सिर्फ फोर्स से लिख दो। ये अपने को बल दिया हुआ है जो समय के साथ क्या है, परिवर्तित है। सरल रेखा में गतिमान कण पर कार्य करता है t बराबर 0 से t बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड, ठीक है। तो इम्पल्स होता है इंटीग्रल एफ डी टी। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 9 - 2t dt 0 से 5। तो इम्पल्स होता है 90 - 2t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 5। एक बार और देख लो, 9 - 2t, 9 का इंटीग्रेशन 90 हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 45, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो इम्पल्स आ गया आपका 20 न्यूटन सेकेंड। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। अपने को आवेग निकालना था और समाकलन करेंगे बल का समय के सापेक्ष, तो हमको आवेग आएगा। उच्च सीमा और निम्न सीमा पुट करते हुए हमको आंसर मिल गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4/π मीटर विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक असमान वृत्तीय गति है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। इट कंप्लीट्स 4 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, देन इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अपने को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल तो रेस्ट पे, प्रारंभिक वो विराम अवस्था में, ठीक है। एक समान रूप से बढ़ रही है चाल, ठीक है। 4 रिवॉल्यूशन, इट कंप्लीट्स 4 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन आपका ऐसा यूनिट में बोले तो 2 पाई रेडियन होता है। तो 4 रिवॉल्यूशन, 4 चक्कर जो पूर्ण करेगा वो हो जाएगा 8 पाई रेडियन, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो 4 रिवॉल्यूशन इज 8 पाई रेडियन। तो इट इज 8 पाई 1/2 अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 काट देंगे, ये 4 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 4 पाई, ये 2 से ये भी कट जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, अपने को स्पर्श रेखा त्वरण निकालना है, तो होता है अल्फा आर। अल्फा है 4/π इंटू 4/π। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 चौक 16 आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज x मीटर व्हेन टेंशन इज 10। जब अपन तनाव 10 न्यूटन होता है तो उसमें जो है ना लेंथ कितनी होती है उसकी स्ट्रिंग की, x हो जाती है। जब 12 न्यूटन होता है तो लेंथ हो जाती है y। तो इनिशियल अनस्ट्रेस्ड लेंथ क्या होगी? तो मैं मान लेता हूँ कि जो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है जब अनलोड नहीं करी अपन ने, तो इनिशियल जब अनलोडेड थी तो इनिशियल लेंथ थी l, ऐसा अपन मान लेते हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो आपको पता है क्या यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। समझ में आया क्या? तो y डेल्टा l बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए, या फिर ऐसा नहीं करते हुए इसको ऐसा कर लेते हैं, डेल्टा एल को निकाल लेते हैं इसमें से। डेल्टा एल इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा एल बाई एल इधर आ गया, ठीक है, एफ ए वाई इंटू एल। कुछ नहीं करा, ये एल ऊपर चले जाएगा, एफ एल, ये वाई नीचे आ जाएगा, ए वाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कांस्टेंट है ना, ठीक है। अभी समझते हैं इसको, ठीक है। तो या फिर ऐसा कर लो, फोर्स इज इक्वल टू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। ये कांस्टेंट है, इसको अपन क्या बोलते थे? के बोलते थे।
यानी कि ये तो कांस्टेंट रखा मटेरियल के लिए, यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, एरिया इनिशियल कांस्टेंट है, लेंथ इनिशियल कांस्टेंट है, यानी इनिशियल लेंथ है मतलब सब कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तो है ना। तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2। तो जब फोर्स 10 न्यूटन है और बाद में हो गया कितना 12 न्यूटन, जब 10 न्यूटन है तो लेंथ स्ट्रिंग की x है, तो एलोंगेशन कितना हो गया x माइनस एल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, अनस्ट्रेच्ड लेंथ, बाद में y हो गई लेंथ टोटल, तो माइनस इनिशियल लेंथ दैट इज, है ना, एलोंगेशन। ठीक है ना, अपने को यहाँ एलोंगेशन ही रखना है। ठीक है, समझ में आया क्या? अभी लेंथ l है, बाद में x हो जाएगी टोटल लेंथ, तो जो एलोंगेशन हो जाएगा वो l माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल लेंथ x हो गई। ठीक है, ये टोटल लेंथ x हो गई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 6, एलसीएम ले लेंगे 5y, एलसीएम बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5y माइनस 5l इज इक्वल टू 6x माइनस 6l। ठीक है, तो 6l इधर आ जाएगा, तो इट इज़ l इज इक्वल टू 6l माइनस 5l, l इज इक्वल टू 6x माइनस 5y, ये आपका आंसर आ जाएगा 6x माइनस 5y। कुछ नहीं करा बेटे अपन ने, मैं इसको एक बार और ढंग से बता देता हूँ आपको, दिक्कत मत लेना। जैसे हम पढ़ते थे क्या, यंग्स मॉड्यूलस पढ़ते थे अपन, एफ ए डेल्टा एल, है ना, है ना, नीचे पढ़ते थे अपन क्या, एफ बाई ए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई, है ना, डेल्टा एल बाई एल, तो ये हो गया एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, तो है ना, अपन क्या बोल देंगे, अपन फोर्स इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू अपन बोल देंगे वाई ए बाई एल, है ना, इंटू डेल्टा एल। एक मिनट, ठीक है, ये सब इधर आ जाएगा आपका, वाई ए बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई डेल्टा एल, तो ये कांस्टेंट है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डेल्टा एल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, a charged particle q enters in a region of perpendicular uniform magnetic field b if r is a radius of trajectory of a charged particle, then de Broglie wavelength associated with charged particle moving in a magnetic field। एक आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय, एक समान लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हमको पता है r इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो इट इज एच बाई एम वी, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई आर क्यू बी, और आर कैपिटल है यहाँ पर, तो इट इज एम बी हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, एम बी हो जाएगा आर क्यू बी, तो इट इज आर क्यू बी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ऑफ एनर्जी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बाय, तो बेटे ये जो एनर्जी गैप है आप सबको पता होगा, ये n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 का एनर्जी गैप है, कितना 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है कितना, टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी होती है, माइनस 13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर टोटल एनर्जी होती है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज निकालेंगे, यहाँ पर गैप निकालेंगे, तो वो इतना आएगा। तो इनने बोला कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पे इतनी एनर्जी लेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, 1 से लगाकर 4 पे पहुँच जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो है एन एच अपॉन 2 पाई, तो इट इज़ एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है 4 एन एच अपॉन 2 पाई। तो जो एंगुलर मोमेंटम में आपको क्या बोला है, वृद्धि बोली है, तो चेंज बोला है, तो वो हो जाएगा 3h बाई 2 पाई, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3 इंटू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई 6.28, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कट जाएगा, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 3 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, माइनस 34 जूल सेकेंड। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो कम तो आंसर हो नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा
नंबर नहीं है बड़ा, ये थोड़ा सा लगभग 1 के आसपास है, 1 पॉइंट है ना, 1.2 या 1.1 जैसा ही कुछ होगा। तो आंसर 3 के आसपास ही रहेगा, 4 तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आपका। ठीक है। At the given instant current in the circuit is 1.5 and it is increasing at a rate, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक बैटरी की तरह काम करेगा जो कि करंट इधर जा रहा है तो उसके बढ़ने को रोकेगा। तो अपन लिख देंगे वी ए माइनस वी बी, और वी बी क्या है आपका, वी बी क्या है आपका, वी बी क्या है आपका, ये वी ए है और ये वी बी है। तो वी बी आपका, चलो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अब करंट इधर जा रहा है तो क्या लिखेंगे 15 है, अब 1.5 है तो 1.5 या पोटेंशियल डिफरेंस कितना 15। ठीक है, आई इंटू आर लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस 2 प्लस एल डी आई बाई डी टी, तो इट इज 2 इंटू डी आई बाई डी टी, दैट इज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तभी तो अपन ने बैटरी उल्टी बनाई है 2, है ना। अब ये तो आपका 0 है, आपको क्या निकालना था वी ए, वी ए इज इक्वल टू 15 2 17 और 4 21, तो आपका आंसर आ गया 21 वोल्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा इन अ मीडियम। ठीक है, अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड v एंटर्स इनटू अनदर मीडियम वेयर स्पीड बिकम्स v बाई 5। एक माध्यम में v चाल से यात्रा करने वाली लेमडा तरंग दैर्घ्य की ध्वनि तरंग दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाए इसकी चाल, तो v इक्वल टू होता है एफ लेमडा, चूंकि आवृत्ति समान रहेगी क्योंकि यह स्रोत पर निर्भर करती है, सोर्स पे। तो सोर्स तो यहाँ पे सेम है, तो v प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अगर v बाई 5 हो गया तो लेमडा भी लेमडा बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर v बाई 5 हो गया तो लेमडा भी लेमडा बाई 5 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है। अगला देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, क्या इसका क्षेत्रफल निकाल लें, क्या ये ट्रेपेजियम है तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, समांतर है ना, जो भुजा है उनका योग करना। तो ये 50 है और ये 20 है, 70, 50 और 20 70 इंटू उनके बीच में दूरी, लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी है 10, तो ये से कट गया कितना हो गया 35। ठीक है, तो ये हो गया 350, ये आ गया आपका विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, औसत वेग का परिमाण। ठीक है, 350 बटे में 50, ये से कट गया, आंसर आ गया 7 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है ना, वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो इसको अपन नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से। अगर उससे नहीं करना तो उसको बैटरी से कर सकते हैं। तो हमको पता है कि ई नेट अगर निकालना है तो वो होगा E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सर माइनस क्यों किया, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है। ठीक है, और ये है ना, तो ई नेट, तो इसको अपन मान लेते हैं 12/3 है ना, माइनस 6/6, तो ये बड़ा है ये छोटा आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6, तो ई नेट कितना हो गया 4 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 प्लस 1, तो ई नेट जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 है ना, और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। कितना हो गया ये 6 वोल्ट। एक बार ध्यान से देखेंगे, 12/3 4, 6/6 1 अपॉन 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम बिकम्स 6, तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 ऊपर चले, ये 1/2 हो गया, 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, चलो 6 वोल्ट आ गया, और ये बड़ी पोलैरिटी थी, तो ये दोनों बैटरी मिलके इस तरीके की बैटरी बनेगी इधर साइड, क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है। ठीक है, इधर डोमिनेंसी है, तो ये कितना हो गया आपका 6 वोल्ट। और आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट हो जाएगा 1/1/R1 1/R1 प्लस 1/R2, तो इट इज़ 1/1/3 प्लस 1/6, तो अभी हमने देखा इसको, तो ये हो गया 2 ओम। ये कितना आया था 1/2 ऊपर 2 ओम हो गया, तो हो गया 2 ओम। तो ये आपका पॉइंट ए और बी के बीच में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दो बैटरी को अपन ने एक बैटरी बना दिया, और ये हो गया आपका क्या 4 ओम। तो यहाँ से जो करंट जाएगा, ये भी ए है ये भी बी है, सेम ही रहेगा, ये ए ये बी। ठीक है, तो यहाँ जो करंट जाएगा
तो हमने देख लिया कि आर इक्विवेलेंट कितना है 6, तो आई इज इक्वल टू 6/6 दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ पर जो ड्रॉप आएगा वी ए माइनस वी बी वो कितना हो गया 4 × 1 दैट इज 4 वोल्ट। ठीक है, इसको आप नोडल एनालिसिस भी कर सकते थे, यहाँ 12 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -6, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन अ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज, ये पोलराइजर है, ये आपका पोलराइजर है और ये आपका एनालाइजर है। इनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। पोलराइजर को ध्रुवक बोला गया है और एनालाइजर को विश्लेषक बोला गया है। दोनों के बीच में जो झुकाव कोण है वो 30 डिग्री है। यदि विश्लेषक से निकलने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 3 I नॉट है ना, किससे यहाँ से जो निकल रहा है इंटेंसिटी वो 3 I नॉट है। लॉ ऑफ मेलस लगा देंगे, I इज इक्वल टू है ना I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। अब जो I2 है फाइनल वो 3 I नॉट है और ये पोलराइज लाइट है। अब मान लेते हैं कि ये होगी I, ये होगी I/2। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, I/2 रखेंगे। ये अनपोलराइज्ड है और ये पोलराइज्ड है, तो ये हो गया I/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 3 I नॉट इज इक्वल टू I/2 cos स्क्वायर 30 √3/2 होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो जो I तेरा आएगा वो भैया क्या आएगा 8 I नॉट आएगा बेटे, 8 I नॉट। तो आपसे क्या पूछी थी, आपसे क्या पूछा अंडरलाइन। तो ध्रुवक पर आपतित अध्रुवित प्रकाश, आपको ध्रुवित प्रकाश नहीं बताना, आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है। तो I की वैल्यू बताना, चूंकि मैंने I की वैल्यू ही निकाली तो आपका आंसर 8 I नॉट हो जाएगा। अगर वो बोल देता ध्रुवित प्रकाश तो हमको I/2 की वैल्यू चाहिए थी और I/2 की वैल्यू होती 4 I नॉट। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या पूछा गया उसको अंडरलाइन कर लेना, अनपोलराइज्ड पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, ठीक है। कंसिडर पीवी डायग्राम फॉर अ फिक्स्ड मास, मास फिक्स्ड है, आइडियल गैस है, चूज द करेक्ट। प्रेशर डेंसिटी बतानी है अपने को, दाब घनत्व बताना नियत द्रव्यमान के लिए, पीवी आरेख दिया हुआ है। तो आपको पता है क्या भैया, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान तो क्या है नियत है, तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। तो पीवी ग्राफ में अगर मैं देखूं, पीवी ग्राफ में अगर मैं देखूं तो कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो घनत्व घटने वाला ग्राफ होगा पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो पीवी इज इक्वल टू m/mw/RT। तो P इज इक्वल टू m/v रो RT/mw। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कांस्टेंट है। तो P प्रोपोर्शनल टू रो। तो पहली बात तो प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा तब ये होगा कि ये होगा, ये दोनों तो ग्राफ नहीं होंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है A से B, तो आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा, तो घनत्व तो इसमें बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ होगा आपका। देखो आयतन बढ़ रहा है A से B, तो A से भी घनत्व घटना चाहिए, तो A से भी घनत्व घट रहा है। देखो ये घनत्व ज़्यादा है, घनत्व कम, घनत्व घट रहा है। और A से B में दाब भी घट रहा है, देखो तो यहाँ पे भी दाब घट रहा है, देखो ये दाब भी घट रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये ग्राफ बिल्कुल सही हो गया। प्रेशर भी घट रही है और डेंसिटी भी घट रही है, समझ गए। वो भी कैसी प्रोपोर्शनल में, क्योंकि यहाँ पर दाब भी घट रहा है तो दाब घटना चाहिए, और दाब घटने के साथ साथ द्रो भी घटना चाहिए, वो भी घट रहा है, समझ गए। ए से बी में ग्राफ इस तरीके का होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम होता है। समझ में ये बात क्या, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या। ठीक है, ये क्या करता है फिबली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, समझ में ये बात क्या। चलिए, अ बॉडी ऑफ मास m kg स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस। m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के सतह से 2r दूरी, सतह से 2r दूरी, पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी बेटे 2r दूरी
से गिरना प्रारंभ करता है जब यह पृथ्वी की सतह से आर दूरी पर पहुंचता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहां से तो इसको अपन ने क्या करा है ना, गिरना प्रारंभ करता है, ठीक है। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। यांत्रिक ऊर्जा प्रारंभिक बराबर यांत्रिक ऊर्जा अंतिम, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो वहां से तो गिरना प्रारंभ करेगा, माइनस जी एम एम बाई पृथ्वी से दूरी उसकी केंद्र से 3r है, इज इक्वल टू यहाँ की तो बतानी है अंतिम मेरे को गतिज ऊर्जा, माइनस जी एम एम बाई यहाँ से दूरी केंद्र से उसकी 2r है, ये इधर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा जी एम एम बाई आर, ये इधर जाएगा, 1/2 प्लस में हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू 3 - 2, तो इट इज जी एम एम बाई 6r हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मैंने जी एम एम बाई 6r का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया जी, इसमें कुछ नहीं करा, r का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इट इज mgr/6। तो ये आपका आंसर आ जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, धारा दी हुई है, ठीक है, अपने को आरएमएस मान निकालना है। तो हम यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। I0/2 साइन 2 ओमेगा टी, क्या लगा दी यहाँ पर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो ये पीक वैल्यू हो गई, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू बाई √2, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, विमाएं समान नहीं है बताना, नहीं है बताना, नहीं है। समझ में ये बात क्या? तो टर्मिनल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर भी सेम है, क्योंकि आपने पढ़ाई है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी है ना, सेम ही, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर देखा था आपने। रोटेस्ट एनर्जी सेम है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डायमेंशनलेस नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है बताना था अपने को। अपवर्तनांक और तापीय प्रसार गुणांक ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हमने देखा था भैया कि यूनिट लेंथ में यूनिट टेम्परेचर राइज करते हैं, तो यूनिट लेंथ में यूनिट टेम्परेचर राइज करते हैं, तो जो इंक्रीमेंट होता है वो अल्फा होता है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अब चेंज इन लेंथ होता है किसमें, अब अगर अपन देखें तो चेंज इन लेंथ अपॉन इन, अगर मैं ऐसा बोल दूँ, ऐसे अगर देखें तो यूनिट लेंथ है, यूनिट टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ, यूनिट लेंथ में यूनिट टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ, तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो हम देखते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, डेल्टा थीटा, ठीक है, इंटू L0, ये अपन बोलते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन L0 इंटू डेल्टा थीटा। ये क्या किया सर, यूनिट लेंथ होगी और यूनिट टेम्परेचर राइज करेंगे तो अल्फा लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और अगर हम L0 लेंथ है तो L0 गुना होगा, और अगर यूनिट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा थीटा गुना होगा। तो टोटल लेंथ में जो चेंज होगा L0 लेंथ के अंदर डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने में जो लेंथ में चेंज होगा वो इतना होगा टोटल। अगर मैं बोलूँ तो इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर हो गया ये, तो ये तो आपका क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, ये थर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं अपन, और ये टेम्परेचर तो ये डायमेंशनलेस है, लेकिन ये टेम्परेचर यहाँ पर है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। समझ गए क्या? तो ये आंसर आ जाएगा। अननोन रेजिस्टेंस R1 इज connected in series with the resistance of 10 ohm, this combination is connected to a gap of, अब देखो R1
अपने एक अज्ञात प्रतिरोध R1 को 10 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और यह संयोजन मीटर ब्रिज के गैप से जुड़ा है, जबकि दूसरे गैप में R2 है। पहले गैप में R1 नहीं है, R1 प्लस 10 श्रेणी में, और दूसरे में R2 है। तो जो आपका बैलेंस पॉइंट आया है वो 50 सेंटीमीटर आया है, तो ये 50 तो वो भी 50, तो L1/L2 इज 1, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर। तो आपको पता है कि R1 प्लस 10 कितना हो गया, आपका R2 हो गया। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या बोला है कि व्हेन नाउ व्हेन 10 ओम इज रिमूव, जो 10 ओम जोड़ा था R1 के साथ में उसको हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ R1 बचा और दूसरे में क्या बचा, R2। तो बैलेंस पॉइंट हो गया 40, 40 बचा क्या 60, तो कितना हो गया 2/3। तो आपको पता है कि R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3R1/2। R2 इज इक्वल टू 3R1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। R2 की जगह पे 3R1/2 माइनस R1 बराबर 10, तो ये हो जाएगा R1/2 बराबर 10, तो R1 बराबर हो जाएगा 20 ओम। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। When white light is used in YDAC experiment, then at the center of the screen C, यदि यंग द्विस्लिट प्रयोग के अंदर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो स्क्रीन C के केंद्र पर, ठीक है। अब व्हाइट लाइट के अंदर अपने अंदर विबग्योर होता है, लेकिन यहाँ पर आते आते ये जो लेंथ है सेम होती है, तो यहाँ पर हमेशा जितनी भी सातों कलर होंगे, सातों कलर का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा। पार्ट डिफरेंस अगर 0 होता है तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। पार्ट डिफरेंस 0 होता है तब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है ना। डेल्टा 5 भी 0 हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस 0, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। समझ गए क्या, है ना। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सबके मैक्सिमा आके मिलेंगे, समझ में ये बात किया, और सब सेम जगह पे मिलेंगे, तो सारे के सारे लाइट फिर से एक होके वापस से क्या प्रोड्यूस करेगी, एक वाइट लाइट। तो यहाँ पे वाइट, है ना, चमकीली श्वेत पट्टी बनती है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में ये बात किया, तो वहाँ पर अपने पास, और वाइट ही क्यों बनती है, क्योंकि सबके पार्ट डिफरेंस 0, सब एक साथ यहाँ पे मिलेगी, तो सब यहाँ पर वापस से विबग्योर बन के यहाँ पर वापस से एक ही लाइट बना देंगे। वो समझ गए क्या, वापस से कौन सी लाइट बन जाएगी, वाइट लाइट बन जाएगी, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पार्टिकल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस निकालना है, सभी बलों द्वारा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ हाफ m v 20 का स्क्वायर, ये से कट जाएगा 2 से 2, ये हो जाएगा -400 जूल। तो आपका आंसर आ जाएगा -400 जूल। कुछ नहीं करा, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दी। कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम 0 है, प्रारंभिक, ये आंसर आ गया। आपको पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो p²/2m होता है, ठीक है। तो रूट, ये तो हटा दो, रूट ई के इज प्रोपोर्शनल टू पी हो गया, रूट ई के प्रोपोर्शनल टू 1/1/p हो गया। अब ये आपकी वाई एक्सिस है और ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आयताकार परवलय बन जाती, परवलय बन जाएगा। समझ में ही मत क्या, ठीक है। चलिए, figure shows a DC voltage regulator with a Zener diode breakdown voltage 6, Zener diode breakdown voltage 6। तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया। Zener diode है ना, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। यहाँ पे है ना 6 वोल्ट दे रखा, तो यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 6 हो गया। इफ इट रेगुलेट्स इनपुट वोल्टेज वेरियस बिटवीन 10 to 16, तो आपको मैक्सिमम जेनर धारा चाहिए, जेनर है ना, धारा चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने यहाँ पर देखा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपन मैक्सिमम रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 10 और 16, तो अपन यहाँ पर 16 ही रख लेते हैं, मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पर अपन सप्लाई कर देते हैं 16 मैक्सिमम। तो जब ये 16 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मेरे को क्या पूछिए, ये करंट पूछा है, ठीक है। तो ये 6 है ना, ये 0 है,
तो ये 16 होगा, ये 16 तो ये 16 होगा, 16 और 6 यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 10 का। तो यहाँ पर जो करंट होगा आई एस इज इक्वल टू 10/2 किलो ओम, दैट इज 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो धारा है वो कितनी आएगी 5 मिली एम्पियर आएगी। और यहाँ पर 6 और 0 है, तो यहाँ पर जो आई एल लोड में जो धारा जाएगी, करंट जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम में है, तो ये हो जाएगा 3/2 1.5 मिली एम्पियर। 5 में से 1.5 इधर चली गई तो बची हुई कितनी जाएगी 3.5 मिली एम्पियर इधर जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं करा, मेरे को अधिकतम जेनर करंट यानी कि जेनर का धारा चाहिए थी, आईजेड चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर अधिकतम पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया, उससे यहाँ पर धारा आ गई, बची हुई धारा यहाँ गई और यहाँ पर आंसर आ गया 3.5। ठीक है। A flywheel has moment of inertia. This has a kinetic energy. Calculate the number of revolution it makes before coming to rest. If a constant opposing torque, this एक फ्लाईव्हील है जिसका जड़त्व गुण दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा 200 है, फ्लाईव्हील पर है ना नियत विरोधी आघूर्ण लगाया गया। ठीक है, तो चक्कर निकालने अपने को, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, चूंकि अपोजिंग है तो इसको -2 अल्फा थीटा ले लेंगे, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रारंभिक ऊर्जा दे रखी है, तो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा कितनी 200 है, हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व गुण 4 है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 200, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर ये कट जाएगा 2 बार, ये कितना आ गया 100, तो ये कितना हो गया बेटे 100 इज इक्वल टू 2। अब अल्फा निकाल लेते पहले, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये कितना है 5, ये कितना है 4, तो अल्फा आ गया 5/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5/4 इंटू थीटा। ठीक है, ये से ये कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200/5 इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 40 रेडियन। अब हम लोग को चक्कर निकालने हैं। अब हमको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमको पता है क्या 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1/2 पाई रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन 1/2 पाई रिवॉल्यूशन है, तो 40 रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू 40। क्या रेडियन को मैं 1/2 पाई रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 20/पाई, है ना, रिवॉल्यूशन 20/पाई रिवॉल्यूशन। पाई लगभग 3 होता है, तो ये लगभग 6 3 6 18 है ना, 6.4 हो जाएगा ये आपका। आप समझ रहे हैं, 3 रखेंगे है ना, 20/6 इज अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अरे आंसर मतलब 16 तो आ नहीं रहा है, 24 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा क्योंकि 20/3 इज अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग। A thin prism of flint glass with refracting angles 2 डिग्री and 7 डिग्री possesses, है ना, डिस्पर्सिव पावर्स। अपने को क्या निकालनी, विक्षेपण क्षमता का अनुपात निकालना है। तो आप देखेंगे विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यह एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, प्रिज्म कोण पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ फिक्स प्रोटॉन, चलो आपका प्रोटॉन जो है वो फिक्स है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ प्रोटॉन, अभी डिस्टेंस मान लो क्या है r है, तो अब इसको पास ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है k q1 q2 अपॉन r होती है। तो u इज इक्वल टू k प्लस ई, चार्जेस को विथ साइन रखते हैं अपन, माइनस ई अपॉन r, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ के ई स्क्वायर बाय आर हो गया। अब पास ले जा रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस घट रही है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को देखूं तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड बढ़ना मतलब नेगेटिव नंबर का बढ़ना, नेगेटिव नंबर का बढ़ना मतलब घटना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। एक
एक इलेक्ट्रॉन को स्थिर प्रोटॉन के पास ले जा रहे हैं, दूरी कम होगी तो ये परिमाण बढ़ेगा, नेगेटिव नंबर बढ़ेगा, नेगेटिव नंबर बढ़ना मतलब ओवरऑल घटना, स्थिर ऊर्जा घटेगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ रेजोनेंस ट्यूब इज साउंडेड विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस ऑकर्स, यहाँ पर जो रेजोनेंस मिलता है वो 1:3:5:7 ऑड नंबर्स में मिलता है। ठीक है, लेंथ के रेशियोज जो होते हैं 1:3:5 होते हैं। तो ये जो दो लेंथ मिल रही है, तो पहली अगर लेंथ है, मैं मान लेता हूँ n λ/4 है, तो अगली लेंथ n+1 नहीं होते हुए n+2 होगी, क्योंकि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, यानी कि 2 का जोड़ रहे हैं अपन। λ/4 अगली लेंथ होगी 105, है ना, n इसके जस्ट नेक्स्ट ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो n λ/4 प्लस 2λ/4 इज इक्वल टू 105, तो ये हो गया 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70, तो λ/2 इज इक्वल टू 70, तो लैम्डा इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.4 मीटर। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी 256, फ्रीक्वेंसी है 256 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अब 1.4 का मल्टीप्लाई से मेरे को लग रहा है इतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये आंसर आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो 256 इंटू 1.4, 6 चौक 24, 201, 652, 4853 पॉइंट आ गया, तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी सप्लाइड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपने को नियत दाब पर, कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पर अप्रोक्सीमेटली बताना है आंसर अपने को। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो ऊर्जा देते हैं वो क्या होती है, म्यू Cp डेल्टा T होती है। तो म्यू बराबर होगा, द्रव्यमान कितना दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁻2 और 28 किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, 10⁻⁻3 ये होता है 7/2 इंटू आर, 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 45। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चलो ये से कट जाएगा कितना 0.2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 से 2 को काट देंगे। Q इज इक्वल टू 7 इंटू 8.3, इस 45 को लिख देंगे 3 गुना 15 और 8 3 ज़ा 24 होता है, तो ये 25 लिख देंगे इसको अपन इंटू 15, 15 7 ज़ा 105 होता है, तो Q इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाई 25, तो Q का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर अपन, 105 गुना 25, 525 गुना 210, 5262 आगे अप्रॉक्सीमेटली ये तो हो नहीं सकता ना, इसके पास में यही है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 26-25 जूल। तो अप्रॉक्सीमेट अगर है तो ये लगा देंगे। सर बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन है, यहाँ भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया, ये 8.314 होता तब जाके ये 25 के आसपास आता, थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहीं से आंसर आ गया आपका। ये न्यूक्लियॉन से, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो नंबर्स है, संख्या है वो 207 है, ये 82 है, प्लस n बराबर 207 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 207 माइनस 82, दैट इज 125, ये न्यूट्रॉन्स की संख्या हो गई। समझ में ये बात क्या। अगला सवाल देखते हैं। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद द मैक्सिमम वेवलेंथ, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी कितना हो गया 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 4960, ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद ही हो गया आपको। ठीक है ना। अब देखेंगे अपन, अपने को मीन फ्री पाथ बोला है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बोला है ना, माध्य मुक्त पथ बोला, लैम्डा इंटू √2π एन डी स्क्वायर, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू डी की पावर क्या हो गया -2, तो लैम्डा समानुपाती बोला है, समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल बोला है nth पावर के, तो n की जगह पे क्या आ गया -2 आ गया, -2 आ गया।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो सर्कुलर लूप दिए हैं मेड ऑफ थिन वायर, है ना, एक पतले वायर से बने हुए हैं। तो अगर पतला वायर है तो यहाँ पर अपन लीनियर मास डेंसिटी की बात करेंगे, तो इसका जो मास होगा वो होगा लेमडा इंटू 2 πr, यानी कि मास प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि वो पतले तार जो है वह समान पदार्थ के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो मास प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। अब मेरे को पता है आई प्रोपोर्शनल टू होता है एम आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आई प्रोपोर्शनल टू हो गया आर क्यूब। आर ये ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं लिखूंगा क्या, R2/R1, तो लिखूंगा R2/R1 का होल क्यूब इज इक्वल टू लिखूंगा I2/I1, और I2/I1 4 नहीं है, 1/4 है। तो आपको पता है R2/R1 क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो R2/R1 1 की पावर 1/3 तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे तो ऊपर आके 4 की पावर -1/3 आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर। जड़त्व आघूर्णों का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, जड़त्व आघूर्णों का अनुपात दिया था, तो हमने ये दिमाग लगा लिया, ठीक है। इन एडजॉइनिंग सर्किट द ईएमएफ ऑफ सेल इज 20, सेल का विद्युत वाहक बल 10 है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 40 है, ये 40 है, तो ये 40 समांतर में कितने हो जाएंगे, 20। और चूंकि 20 की बैटरी लगा रखी है, ये दोनों बराबर है, तो बराबर बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा, और यहाँ पर पोटेंशियल भी 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये 20 है, ये भी 20 है। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना रहा, 10 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की पाठ्यांक जो है वो 10 वोल्ट, यानी कि रीडिंग 10 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लेब है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लेब है, ठीक है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लेब है, और मेरे पास एक इंसिडेंट रे है, मेरे पास एक इंसिडेंट रे है जो ऐसे जानी चाहिए थी, ये इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी। ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बेटे, √3। कुछ नहीं करा बेटे, जो बोला है, एक प्रकाश किरण √3 अपनाव वाले एक आयताकार कांच की पट्टी में 60 डिग्री के आपतन कोण से प्रवेश करती है, वह पट्टी के अंदर अब ये डेविएट हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, ये डेविएट, कलर समझ में नहीं आ रहा है, अब ये डेविएट हो जाएगी बेटे, ये डेविएट हो गई, और फिर ये इनिशियल के कहाँ चल जाएगी, पैरेलल, है ना, इमरजेंस हो जाएगी, ठीक है, ये इमरजेंस हो गई। तो आपको ये बताना है, लेटरल शिफ्ट बताना है। क्या बोला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट रे, एंड द इमरजेंट रे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो ये अगर 60 है तो ये निकाल लेते पहले अपन स्नेल्स लॉ से। तो साइन 60 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, √3, ये हो गया √3/2 साइन आर इज इक्वल टू √3 से √3 कट के क्या बचा, 1, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन आर, तो आर इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो ये भाई साहब आगे कितना, 30 डिग्री, ये और ये, अगर ये पूरा कितना होता है, 60 होता है वर्टिकली अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा, 30। वो अंदर कितनी दूरी चलता है, तो ये वाली आपको दूरी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। पट्टिका के अंदर कितना चलता है वो, पट्टी के अंदर 4 सेंटीमीटर चलता है, तो ये 4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये दूरी दे रखी है आपको 4, ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी 30 है, तो ये वाला परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हो जाएगी 4 साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 4 इंटू 1/2, क्या 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्फीयर है जिसका चार्ज 3Q है, रेडियस 2R है, एक स्फीयर है जिसका चार्ज Q है, रेडियस R है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, तो आवेश प्रवाह कितना होगा वो बताना है। तो अपन फाइनल चार्जेस निकाल लेते हैं। आपको पता फाइनल चार्जेस का फॉर्मूला क्या है, Q1 डेज इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। तो Q1 डेज इज इक्वल टू 2R/3R, 2R/3R इंटू टोटल चार्ज 4Q।
ये से कट गया तो Q1 डैश बिकम्स 8Q/3। तो इस पे जो फाइनल चार्ज आ गया Q1 डैश वो आ गया 8Q/3। ये हो गया 3Q से कम है ये, ठीक है। तो पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो कितना फ्लो हो गया, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ज़्यादा जो था पहले अब वो कम हो गया, तो 3Q माइनस 8Q/3। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 9Q माइनस 8Q/3 दैट इज Q/3। ये आपका आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो, आवेश प्रवाहित होने का परिमाण, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, वो तो वन हो गया, ठीक है ना, वो सेम है, समझ में बात किया। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ठीक है। तो इट इज अपने को क्या बोला है, तो T1/T2 इज इक्वल टू N1/N2 का होल क्यूब। तो पहले का टाइम पीरियड दे रखा है 12.8 इंटू 10⁻⁻16। 1/T2 को क्या मैं F बोल दूँ, फ्रीक्वेंसी पूछी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 एंड सेकेंड एक्साइटेड मतलब 3 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 8, यानी कि ऐसा कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12.6, ये नीचे आके ऊपर हो जाएगा 10⁻16। तो F इज इक्वल टू, है ना, तो ये हो जाएगा, अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, ठीक है। चलो मैं काटना चाह रहा हूँ, रुको इसको काटते हैं, रुको काट देते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा लगभग, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली काटते हैं तो 6 बार ही काटता हूँ मैं, ये काट देंगे तो ये 3 बार, ठीक है। तो 2/, ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा कितना, 27 थी 81, 81, और इसमें से 100 निकाल लेते हैं इंटू 10⁻14, और इसको 80 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा 5/2, 2.5 10⁻14 हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स। तो अगर पावर ही अलग अलग है तो अपने को तो पावर से ही करना है, तो 14 वाला आंसर हो जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, पावर ही अलग, बहुत डिफरेंस है आंसर में, ठीक है। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर लो ताकि उससे पावर पे कोई फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा है, ये आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है।